दोस्तों नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार और स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। मोगेम्बो फुस हुआ, मोगेम्बो फुस हुआ, मोगेम्बो फुस हुआ। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि अब तक तो सुने थे मोगेम्बो खुश हुआ, लेकिन आखिर कब मोगेम्बो फुस हुआ। दरअसल हुआ ये कि 2 फरवरी की शाम से लेकर रात तक पहले धरती के एक छोर पर मोगेम्बो फुस हुआ, इसके बाद धरती के दूसरे छोर पर वहां का मोगेम्बो खुश हुआ। चलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं, आते हैं मुद्दे पर। भारत का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। अपनी पोल खुलने से, अपने चरित्र की असलियत सामने आने से इतनी बुरी तरह से डरा हुआ है कि ये प्रधानमंत्री पूरा देशवे बेच चुका है। अमेरिका की एप्स्टीन फाइल में अभी बहुत कुछ है जो खुला नहीं है। अमेरिका में अडानी पर मुकदमा है और वो मुकदमा सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर है। ये एक मुकदमा और एप्स्टीन फाइलों का गुप्त राज है जिसे नरेंद्र मोदी बुरी तरह से डरे हुए हैं और डर कर इन्होंने भारत को बेचने का फैसला कर लिया है। वैसे ये कहना भी गलत होगा, कहें कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका फैसला भी ट्रंप ने ही किया होगा। अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है। और अब जिस भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर पिछले कई महीने से इंतजार हो रहा था, उस डील का ऐलान भी ट्रंप ने कर दिया है। और तो और ट्रंप के ऐलान करने के कई घंटे बाद भी न तो भारत के प्रधानमंत्री को इस डील के बारे में विस्तृत मालूम है और न ही भारत के कृषि मंत्री को। वरना यदि मालूम होता तो देश की जनता को बताते कि अमेरिका के साथ क्या डील हुई है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने कर दिया भारत की ऐसी डील कि अब जाएगा पूरे भारत को लील जाने का मतलब होता है घोंट जाना। तो क्या एप्स्टीन फाइलों से बचने, अपनी पोल खुलने से बचने और सेठ अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने भारत को अमेरिका की जेब में डाल दिया है? सवाल है कि क्या इनको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि चाहे पूरा देश अमेरिका को सौंपना पड़ जाए, ये कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कुछ भी कर देंगे? ट्रेड डील को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं उस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिस तरह देश के अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, जिस तरह दलितों महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है, उसी तरह इस देश की संसद में भी भाजपा का एकाधिकार हो गया है। यानी विपक्ष क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, किस मुद्दे पर कितना बोलेगा, कैसे बोलेगा, ये सब कुछ बीजेपी ही तय करेगी और तय कर रही है। तो फिर बधाई हो, 2047 से बहुत पहले ही हम लोग विश्वगुरु और विकसित भारत होने वाले हैं। पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे ने एक पुस्तक लिखा जो कि साल 2024 में ही पब्लिक होनी थी, मगर हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के रक्षा मंत्रालय ने इस किताब को छपने से रोक दिया और समीक्षा चल रही है। लगभग 2 साल से समीक्षा कर रहे हैं इस किताब की। पता नहीं कितनी बड़ी किताब है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं इनके अधिकारी। इस किताब के कुछ अंश के आधार पर कार्बन मैगजीन ने एक रिपोर्ट छापा। अब इस रिपोर्ट पर जब संसद के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलना चाहते हैं तो पूरी बेशर्मी के साथ भारत के रक्षा मंत्री 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 11 बार राहुल गांधी को टोकते हैं। 11 बार। डर देखिए दिल के भीतर कितना डर बसा हुआ है इस किताब में हुए खुलासों को लेकर, और बोलने नहीं देते। भारत के गृह मंत्री 7 बार राहुल गांधी को टोकते हैं, बोलने नहीं देते। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू 2 बार और अनुराग ठाकुर 6 बार टोकते हैं, बोलने नहीं देते। यानी संसद में बीजेपी के बड़े बड़े नेता और मंत्री ही लगभग 25-30 बार दनादन राहुल गांधी को टोकते हैं, बोलने नहीं देते। जबकि मूल सवाल यह है कि जो राजनाथ सिंह राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बोलने नहीं दे रहे, उन्हीं के मंत्रालय ने किताब को छपने से रोका है। सोचिए ये किस हद की बेहयाई है कि खुद ही किताब को छपने नहीं देते और खुद ही राहुल गांधी से कहते हैं कि किताब छपी है कि नहीं ये बताइए। ये किताब छपी ही नहीं है। रक्षा मंत्री को बताना चाहिए। उनसे कोई कहे कि कायदे से यदि आप इस देश के प्रति रत्ती भर भी सम्मान रखते हैं अपने मन में तो तुरंत इस किताब को छपवा दीजिए। दुनिया देखे, पूरा भारत देखे कि किताब में क्या है। इसकी छपाई पर जो आपने रोक लगाया है उसको हटा दीजिए, किताब छप जाए, इसके बाद राहुल गांधी को बोलने दीजिए। यदि आपको इस किताब में लिखी हुई बातों से डर नहीं है तो वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने सदन में यह भी कहा कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वैसा MM नरवणे साहब ने नहीं लिखा है। तो आपको कैसे पता चला कि नहीं लिखा है अगर वो छपी नहीं है तो दरअसल इस किताब में पूर्व सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल जैसे लोगों का जो कारनामा लिखा है वो इसके पूरे प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने वाला है। सीमा पर चीन के टैंक सैनिकों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और ये लोग घंटों तक टाल मटोल करते रहे और अंत में दम दबाकर भागते हुए कह दिया कि सेना प्रमुख को जो ठीक लगे वो करें। यानी भगोड़ेपन की हद हो गई और इसी हद को छिपाने के लिए पिछले 2 दिन से संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। चेयर पर बैठे व्यक्ति की बेहयाई हो या
भाजपा की सरकार की बेशर्मी, इन सब की कोई हद नहीं रह गई है। राहुल गांधी से बार बार कहा जाता है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए, जबकि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में लंबा चौड़ा भाषण दिया और राहुल गांधी भी उसी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बोलने नहीं देते, भाजपा के मंत्री भी नहीं बोलने देते। ऐसा लगता है कि उनकी दुखती रग किसी ने छू लिया है, तुरंत फुदकने लगते हैं। जैसे इस किताब और इसके भीतर लिखी कहानी का जिक्र आता है, सोमवार के दिन लगभग 46 मिनट तक राहुल गांधी अपनी बात बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रवादी नेताओं ने बोलने नहीं दिया। सवाल यह है कि ये किस तरह का राष्ट्रवाद है आपका, जो सच बाहर आने से इतना डरता है। आज एक बार फिर से राहुल गांधी 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे, इधर से उधर से घुमाकर कोशिश की कि बोल दें, लेकिन भाजपा के नेताओं और पीठासीन अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। बाकी संसद के कैमरामैन की बदमाशी तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पर कैमरामैन की मासूका बैठी, वहां से उसका कैमरा खिसकता ही नहीं है। विपक्ष के नेता चाहे जितनी देर तक बोलते रहे, चिल्लाते रहे, सर पीट ले, फोड़ ले, शोर करते रहे, उनका चेहरा टीवी पर नहीं दिखता और लगातार कैमरा अध्यक्ष की कुर्सी पर होता है। उल्टे जब सत्ता पक्ष के लोग खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो ऐसा लगता है कि कैमरामैन का पहला प्यार खड़ा हो जाता है, तब अध्यक्ष को भी नहीं दिखाया जाता। यानी भारत के इतिहास में हर एक कदम पर ऐसा कब्जा, सरकारी कब्जा शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि चाइना इंडिया के बीच क्या हुआ था, पूर्वी लद्दाख में हमारे सैनिक शहीद हुए, लेकिन फिर भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया। और जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया तो कई अन्य सांसदों ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से मना कर दिया। यानी जब आप विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, चाहेंगे कि आपकी मर्जी की बात हो, तो फिर बात ही क्या करनी है। आप अपनी मर्जी से अपनी बात बोल लीजिए, अपने मुंह से भगा बोलते जाइए, कौन रोकने वाला है। और इतना ही नहीं, आज तो सदन में पेपर उछालने वाले 8 सांसदों को भी निलंबित कर दिया गया, सब विपक्ष के थे, वो भी पूरे बजट सत्र के लिए। इसके बाद संसद से बाहर आकर निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने प्रदर्शन किया। सोचिए, ये सरकार न तो लोगों को सोशल मीडिया पर बोलने देना चाहती है, न सड़क पर बोलने देना चाहती है, न व्हाट्सएप के भीतर बोलने देना चाहती है, और तो और चुने हुए सांसद विधायकों को सदन में भी नहीं बोलने देते। वहां खड़े होकर कहते हैं कि आपको ये बोलने की अनुमति नहीं है, वो बोलने की अनुमति नहीं है, जैसे ये सबके मलिकार हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष को बताया जाता है कि आपको क्या बोलने की परमिशन है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्रधानमंत्री के बराबर होता है, यानी सत्ता पक्ष का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह विपक्ष का नेता भी कैबिनेट का दर्जा रखता है। लेकिन अमृत काल में यह सब खाली कागज पर है, और अध्यक्ष की कुर्सी पर चाहे जो भी बैठा हो, उसकी कार्यवाही देखकर तो बात साफ हो जाती है कि पिछले कई साल से तानाशाही वाया लोकतंत्र की जो चर्चा होती है वो आ ही गया है क्या। सोचिए, 56 इंची प्रधानमंत्री की सरकार सेना प्रमुख की किताब में लिखी कुछ लाइनों से इतना डर जाती है। यही होता है जब आप पैसे के दम पर हवाबाजी करते हैं, प्रचार करते करवाते हैं और अपने आप को शेर दिखाने की कोशिश करते हैं, और हकीकत में कुछ और होता है। तो इसीलिए छाती की साइज जितनी हो उतनी ही बतानी चाहिए। फर्जी साइज बताने से साइज बड़ी नहीं होती, बल्कि रिस्क बड़ा हो जाता है। न जाने कब कौन फीता लेके नापने चला जाए। आज राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका से पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है, और कॉम्प्रोमाइज है इस डर के कारण क्योंकि अमेरिका के पास एप्स्टीन फाइलों में नरेंद्र मोदी के राज है। बहुत कुछ है जो खुला नहीं है, उसी के खुलने से नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। दूसरा मामला है अडानी पर मुकदमा। दरअसल वो मुकदमा अडानी पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी पर है। अब आप लोग जरा याद करिए, मैंने कितनी बार कहा है कि यदि किसी देश के मुखिया का कोई सीक्रेट विदेशी एजेंसियों के हाथ में हो तो ये उस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि इनका क्या उनके पास दबा हुआ है, लेकिन इतना तो जरूर है कि साहेब की सत्ता बहुत डरी हुई है। वरना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर यदि कोई फैसला हो रहा है, 150 करोड़ की आबादी वाले देश के भविष्य का फैसला हो रहा है, तो उसका ऐलान भारत के प्रधानमंत्री को करना था, न कि अमेरिकी राष्ट्रपति को। अब इस सीज फायर के दौरान हमने देखा लड़ाई हो रही है भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन सीज फायर का ऐलान करता है अमेरिका वाला। और जो ट्रेड डील हुई है पिछले कई महीनों से लटकी पड़ी थी, जैसे ये एप्स्टीन फाइल खुली, नरेंद्र मोदी का नाम आया, वो ट्रेड डील कुछ घंटों में हो गई। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर यह हुआ है। और तो मोदी नरेंद्र के नए सरेंडर को देखिए। ट्रंप ने साफ साफ ऐलान किया है कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अच्छा, आप गोदी मीडिया में लगातार सिर्फ एक ही लाइन सुन रहे होंगे कि ट्रंप ने 50% के टैरिफ को घटा के 18% कर दिया। यही ढोल लगातार पीटा जा रहा है और खुद विश्वगुरु ने भी पीटा है। मगर हकीकत सुनिए, हकीकत यह है कि 2 अप्रैल 2025 से पहले अमेरिका भारत पर औसतन 3 से 4% टैरिफ लगाता था। कुछ चीजों पर 7 से 10% था। इसके बाद उसने दबाव बनाने के लिए टैरिफ लगाया, कभी 10%, कभी 25%। यानी पिछले साल के अप्रैल महीने में जो टैरिफ हम पर लगता था अमेरिका द्वारा, वो औसतन 3 से 4% था। वो आज भी 4 से 5 गुना है, यानी 18% लग रहा है। लेकिन गोदी मीडिया वालों ने इसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया। और सुनिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है।
हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, आजाद हैं, तो फिर हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किससे व्यापार करेंगे, किससे नहीं करेंगे, इसका फैसला करने वाला ट्रंप कौन होता है? और यदि भारत के प्रधानमंत्री और भारत की ये सरकार करने दे रही है फैसला, इसका मतलब है कि इनका कुछ वहां जरूर अटका हुआ है। क्या अटका है भगवान जाने। इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में ट्रंप ने यह भी बताया कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का ऊर्जा, तकनीकी, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा। 500 अरब डॉलर मतलब जानते हैं, मोटा मोटी 46 लाख करोड़ रुपया। सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। ये कैसी ट्रेड डील है जिसमें अमेरिका का दबाव है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमसे खरीदेगा, हमारे इशारे पर वेनेजुएला से खरीदेगा, और तो और हमारे यहाँ 46 लाख करोड़ रुपए का माल हमसे खरीद के भारत लेकर जाएगा, और उसमें भी कृषि, कोयला सब शामिल है। यानी अब कृषि उपज भी अमेरिका से हम खरीदेंगे। उसके पास बहुत सारे जीएम प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। तो क्या भारत की सरकार अपनी जनता में बीमारियों को न्योता दे चुकी है कि लाओ भैया बेचो, तुम पैसा कमाओ, हम बीमारी झेलने के लिए तैयार हैं? ऐसे कृषि उत्पाद जो अमेरिका के प्रयोग के नहीं है, यानी उनके यहाँ अतिरिक्त है, क्या वो चीजें हम खरीदने को तैयार हो गए हैं? और जब कृषि उत्पाद भी अमेरिका से खरीदना मजबूरी बन जाएगी तो हमारे किसानों का क्या होगा? क्या हमारे यहाँ कोयले का उत्पादन नहीं है जो हम अमेरिका से कोयला खरीदेंगे? क्या प्रधानमंत्री के परम मित्र ने सारे कोयला खदानों को खाली कर दिया है, सपाचट कर दिया? अब तक तो चल रहा था कि अडानी का महंगा वाला विदेशी कोयला खरीदना जरूरी है बिजली कंपनियों को, और अब ट्रंप भी हमें बताएंगे कि हम कोयला कहां से खरीदेंगे, खेती का सामान कहां से खरीदेंगे। अपने इस ट्वीट में ट्रंप ने साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुरोध पर हमने ये डील की सहमति बनाई है और रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है, मगर ये अभी भी सामान्य टैरिफ से 4-5 गुना ज्यादा है। पिछले साल इस वक्त ये टैरिफ 3 से 4% हुआ करता था। मगर सवाल है भारत की संप्रभुता का। हम अमेरिका के गुलाम है क्या जो हमारी किस्मत का फैसला ट्रंप जैसा व्यक्ति कर रहा है? इस ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ने देश को बेच दिया है। अडानी पर केस है और एपस्टीन फाइलों से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। भारत के लोगों के खून पसीने को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया अमेरिका के हाथों, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने इनकी जो इमेज बनाई थी अब उस इमेज को वो तोड़ रहे हैं। वैसे एक बात और समझने वाली, बात बात में जो भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते हैं, क्या वो बताएंगे कि एपस्टीन फाइलों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भी नाचने गाने का जिक्र हुआ है क्या? उल्टे एपस्टीन ने तो ये कहा था कि पाकिस्तान का वो प्रधानमंत्री इमरान बहुत खतरनाक आदमी है, शायद वो चंगुल में नहीं आया इसलिए उसको खतरनाक बुलाया। क्या हमारे वाले चंगुल में आ गए? सवाल है कि क्या इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए तो उनकी सरकार चली गई, तख्ता पलट कर दिया गया अमेरिका द्वारा, और क्या हमारे वाले कॉम्प्रोमाइज हो गए अपनी सत्ता बचाने के लिए और बचा लिया, चाहे उसके लिए भले ही देश की संप्रभुता, देश के सम्मान को बेचना पड़ जाए? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है कि वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश हुआ, ऐसा लग रहा है पीएम मोदी ने आखिरकार हार मान ली है। भारत को अपनी ही सरकार की कार्रवाइयों की जानकारी ट्रंप या उनके लोगों से मिलती है, ये रूटीन बनता जा रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर वाले सीज फायर की जानकारी हमें अमेरिका से मिली और अब ट्रेड डील की जानकारी भी वहीं से मिल रही है। ट्रंप के अनुसार रूस से तेल नहीं खरीदेंगे हम, अमेरिका वेनेजुएला से खरीदेंगे। तो क्या मोदी सरकार ये बताएगी कि अमेरिका से ट्रेड डील के जरिए हम रूस को छोड़ने जा रहे हैं? क्या हम रूस को छोड़ने पर राजी हो गए? वैसे आप दर्शक सोचिए, S-400 जैसा हथियार जिससे मिसाइलों को रोका जाता है वो हमने रूस से लिया है। दशकों पुराना हमारा साथी है रूस। भारत का ज्यादातर हथियार रूस से ही आता है, और अमेरिका को खुश करने के चक्कर में या फिर किसी की दबी हुई नस को छुड़ाने के चक्कर में हमने रूस से अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को खत्म कर दिया है या फिर कमजोर करने का फैसला कर लिया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी फाइल के खुलने से हमारे प्रधानमंत्री डरते हैं, बार बार अमेरिका के सामने झुक रहे हैं, तो कुर्सी काहे नहीं छोड़ देते? क्या आपके लिए देश छोटा है, कुर्सी बड़ी है? अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है कथित रूप से, अगर कर रहा है तो वो तभी तक कर पाएगा ना जब तक आप पद पर होंगे, कुर्सी पर होंगे। और यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, देश का भविष्य बचाना चाहते हैं, तो पद ही छोड़ दीजिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप कुर्सी का बांस किसी और को थमाइए और ये भारत की बांसुरी बजने से बचाइए। आपका कुर्सी पर बैठना और बैठे रहना जरूरी नहीं है, इस देश का भविष्य जरूरी है। सोचिए ये कितना शर्मनाक मामला है कि दुनिया की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था, लगभग सबसे बड़ी आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र, लोकतंत्र की अम्मा, लोकतंत्र की महतारी ट्रंप की उंगलियों पर नाच रही है, डांस कर रही है। यानी भारत के लोग जिसे विश्व गुरु समझकर लेके आए थे, क्या उनके हाथ में भारत की बागडोर नहीं है? और यदि है तो प्रधानमंत्री ने जब ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के बाद ट्वीट किया तो उसमें बताया क्यों नहीं? और पहले इनका ट्वीट क्यों नहीं आया, ट्रंप का क्यों आया? चलिए बाद में भी आया तो बताना चाहिए था कि इस डील में क्या क्या हुआ है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को बताना चाहिए था। ये डील इतनी गुपचुप क्यों हो गई?
ट्रंप ने तो कम से कम इतना इशारा दे दिया कि किन किन क्षेत्रों में डील हुई है, क्या क्या खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमसे खरीदेगा। 46 लाख करोड़ का माल हमसे खरीदेगा। ट्रंप ने तो इतना कुछ बता दिया। हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट देखिए, टोटल हवाबाजी, टोटल हवाबाजी। सिर्फ वही एक लाइन पकड़े है कि 18% टैरिफ हो गया। अरे भाई, पहले ये टैरिफ 3-4% था, काहे की ताली बजा रहे हैं आप। और बाकी की बातें जो ट्रंप ने लिखा है कम से कम वही दोहरा देते, उस पर सफाई दे देते। वो दोहराने की हिम्मत भी नहीं हुई। इसका मतलब है कि इनको मालूम है, ये मानते हैं कि झुके हुए हैं और देश को कुछ बताना नहीं है। भाजपाइयों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। काहे का जश्न है, किसी को पता नहीं है, इन लोगों को भी पता नहीं होगा। देखिए कृषि मंत्री का ट्वीट, जरा इसमें भी ढूंढिए कि इन्होंने कौन सी ऐसी जानकारी दी है जो स्पष्ट तौर पर बताए कि ट्रेड डील में क्या है, डील में क्या हुआ कि तुम जश्न मनाना हम ट्वीट करेंगे। क्या समझौते हुए ये कौन बताएगा? वही हवाबाजी वाले बातें, ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, विकास की भावना, प्रसन्नता, बढ़ावा मिलेगा, फलाना ढिमकाना, पहचान मिलेगी, विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। सारी ड्रामेबाजी लिख दी गई है, मगर मूल मुद्दा गायब है। हर तरफ सवाल हो रहा है कि भाई ये तो बताइए कि डील में हुआ क्या है। अमेरिका के कृषि मंत्री का दावा है कि भारत से अमेरिका की कृषि प्रोडक्ट की भी डील हो गई है। अमेरिका के कृषि मंत्री का कहना है कि हमारे किसानों के लिए काम करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद। अमेरिका के किसानों का प्रोडक्ट अब बड़े स्तर पर भारत के बाजार में जाएगा, जिससे सामानों की कीमत बढ़ेगी और अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में कैश आएगा। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिका की खेती के प्रोडक्ट के लिए एक जरूरी मार्केट है और खेती का व्यापार घाटा कम करने के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका फर्स्ट की जीत है। अब आप चाहें तो अमेरिका के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्री का ट्वीट एक साथ अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और तुलना करिए कि भारत के किसानों का क्या होने वाला है। जबकि अभी कुछ ही महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेंकम फांक करते हुए कहा था कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च है, पहली प्राथमिकता है, हम उनके हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। मुझे मालूम है व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी को कीमत चुकानी पड़ चुकी है या फिर एप्स्टीन फाइलों में नाचने गाने का जिक्र आने के बाद बड़ी कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं कर पाए और रातों रात वो डील हो गई जो महीनों से अटकी हुई थी। सोचिए ये डील कितने महीने से लटकी पड़ी थी और जैसे ही एप्स्टीन फाइल में विश्वगुरु का नाम आया, कहा गया कि इजराइल में जाकर नाचे गाए, उसके दूसरी ही रात एक फोन पर डील हो जाती है और उस डील का ऐलान भी अमेरिका वाला करता है। और अब तक भारत के लोगों को खुलकर मालूम भी नहीं कि डील में है क्या, ये कैसी डील है जो इतनी मजबूती से सील है। इसी के साथ एक बार फिर से राहुल गांधी की भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। महीनों पहले उन्होंने कहा था कि यह डील होगी, पक्का होगी। राहुल गांधी ने मीडिया से साफ साफ कहा था कि आप देख लीजिएगा ये डील होगी और ट्रंप डिफाइन करेगा कि डील कैसे होगी, डील में क्या होगा, और नरेंद्र मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। इसी भाषा में राहुल गांधी ने कहा था और आज वही बात सच हो गई। ट्रंप ने इस डील का ऐलान किया, सब कुछ उनकी मर्जी का नजर आ रहा है। अब तक भारत के प्रधानमंत्री खुलकर बोल नहीं पाए कि डील में क्या क्या है। कृषि मंत्री को भी नहीं पता कि डील में क्या क्या है। पता होता तो लिखते, देश की जनता को बताते। वैसे भी जब नोटबंदी जैसे बड़ा फैसला हो जाने पर वित्त मंत्री को कानो कान खबर नहीं होती तो चौहान जी को जानकारी कहां से होगी, जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छीने जाने के बाद भी एक शब्द नहीं बोला। वो अमेरिका की डील पर क्या बोलेंगे? योगेंद्र यादव पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे घुटने टेक कर कृषि क्षेत्र में अमेरिकी निर्यात के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारत के किसान को जवाब चाहिए। सोचिए, अमेरिका जश्न मना रहा है कि अब उसके किसानों का प्रोडक्ट भारत के बाजार में आएगा और भारत के किसानों को कानो कान खबर तक नहीं। नरेंद्र मोदी 140 करोड़ की आबादी की तरफ से ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ को पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो गया, उनके भविष्य के साथ किसने क्या कर दिया। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि जिसका डर था वही हुआ। पिछले साल मार्च और जून में लिखे इन 2 लेखों में मैंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील के कारण भारतीय किसानों पर होने वाली मार के बारे में आगाह किया था। बताया था कि इसका असर किन किन फसलों पर पड़ेगा। दिखाया था कि भारत की सरकार कैसे घुटने टेकने के बहाने ढूंढ रही है और आज वही हो गया। यानी भारत की सरकार को घुटने टेकने का बहाना मिल गया, घुटने टेक दिए। बहरहाल वीडियो को देते हैं यहीं विराम, फिर मिलते हैं किसी दूसरी खबर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।